पूछना है कि व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है। सब मैटर का ही 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट है। अभी उसके बाद हम लोग के 4th स्टेट ऑफ मैटर भी आ गया, जो है प्लाज्मा। पर नॉर्मल सिचुएशन में प्लाज्मा हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। कब प्लाज्मा होता है? जब हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर मतलब 100, 200, 300 डिग्री नहीं है, 5000, 7000, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे हाई टेम्परेचर में प्लाज्मा स्टेट का अपीयरेंस होता है। जैसे किसी भी अगर स्टार का कोर में, जैसे सन में हर सिचुएशन में हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्सन हो रहा है और ऑपोजिट कन्वर्सन भी हो रहा है, तो वहां पे प्लाज्मा स्टेट के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो देखो, पहले जो स्टेट है वो है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें से जो जानकारी हम लोग के पास है कि सॉलिड जो स्टेट होता है ना, उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। सॉलिड का एनर्जी लेवल सबसे कम, उसके बाद लिक्विड का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, गैस का एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होता है और प्लाज्मा उससे भी ज्यादा एनर्जी में। इसलिए हम कहें क्या कि हाई टेम्परेचर में होता है। क्यों होता है कि एनर्जी लेवल, तो हाई एनर्जी लेवल किसमें है? प्लाज्मा। उसके बाद गैस थोड़ा उससे कम है, लिक्विड होता है वो ज्यादा ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड स्टेट मतलब सही जगह में वो उसका एटम रहता है। जैसे अगर किसी सॉलिड में हम देखें तो सॉलिड का वॉल्यूम और उसका मास स्पेसिफिक है, वॉल्यूम स्पेसिफिक है और सॉलिड एक ऑर्डर्ड स्टेट होता है। जैसे हर एटम का डिस्टेंस सेम रहता है, इतना आसान नहीं होता है कि उस डिस्टेंस को हम लोग इधर उधर थोड़ा चेंज कर दे। पर अगर हम लोग लिक्विड में जाएंगे तो फिर क्या होगा? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑर्डर कम होगा। लिक्विड को हम फेंक देंगे तो बहते जाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर स्टेट सॉलिड से भी कम होता है। उसके बाद गैस होता है। गैस में तो वॉल्यूम क्या कहता है, कोई ठीक नहीं है। छोटा सा भी गैस को अगर बड़ा रूम में हम छोड़ देंगे तो पूरा वॉल्यूम को एक्वायर कर लेता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उसका अलग है और वो ऑर्डर्ड ही नहीं होता है। और प्लाज्मा में जाएंगे तो, और प्लाज्मा एक्चुअल क्या होता है? लिक्विड और आयन का एक मिलावट स्टेट होता है, जहां ऑर्डर स्टेट नहीं है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इसके बाद भी कुछ रिसर्च चल रहा था। किस विषय में रिसर्च चल रहा था? कि मैटर का और भी कुछ स्टेट होगा, कि ये सेम स्टेट 4 स्टेट है। उसके बाद ये दिखा गया कि मैटर का 5th स्टेट भी मिल गया। वही है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। बोस और आइंस्टाइन, जैसे सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट, बॉर्न इन कलकत्ता, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी का है, ये दोनों मिलके क्या दिया था? एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। तो इस बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल मानता है उसको कहता है बोसोन। सत्येंद्रनाथ बोस, बोस जो सरनेम है उससे ही आता है बोसोन। तो ये बोसोन जो होता है ना, वो बोसोन जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल है इंडिस्टिंग्विशेबल बट दे आर सिमिलर इन नेचर, और एक ही स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल एक ही एनर्जी में रह सकता है। तो 1924 में जब ये थ्योरी आया था, दोनों मिलके दिया था, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स,
उसमें ये कहा गया था कि किसी भी मेटेरियल को एक अगर टेम्परेचर में हम लोग ले जाएंगे जो लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर, तो एक ही स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल रह सकता है और एक बंच ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल रहेगा। तो ये बंच ऑफ पार्टिकल उस एक ही पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। इसको ही कहता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, और ये है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर पूछा जाएगा सबसे नया और पदार्थ के पंचम जो स्टेट होता है वो क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में 1924 में ही हो गया था इसका थ्योरी डेवलप, पर उसके बाद ही साइंटिस्ट 1970, 1980 में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो डिफरेंट गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जैसा देखो 1985 से 1990, 95 में ऐसे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ऐसे करते करते 2001 में 3 साइंटिस्ट, एरिक कॉर्नेल, केटर एंड कार्ल वाइल्डमैन, तीनों साइंटिस्ट मिलके लो डाइल्यूट गैस, स्पेशली एल्कली मेटल जैसे सोडियम, हीलियम, ये सब गैस के ऊपर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट करने में सफल हो गया। ये लोग 2 से 3 केल्विन टेम्परेचर में सोडियम हीलियम गैस को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में ले जाने में सफल हो गया। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ले जाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहां कह रहे हैं कि 0 केल्विन रीच करना इम्पॉसिबल है। पर अगर तुमको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन करना है तो उसका मूल जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है कि छोटा सा वॉल्यूम में ढेर सारे एटम को ले जाना है। इतना छोटा 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, इतना छोटा वॉल्यूम में 10⁴ मतलब 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, मतलब कितना छोटा वॉल्यूम है। -15 मतलब 0.0000 ऐसा 14 जीरो होने के बाद एक, इतना मीटर क्यूब जगह में से 10,000 पार्टिकल रखना है। और ये पार्टिकल रखने के लिए जो टेम्परेचर जरूरत होता है थियोरिटिकली वो है 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 मतलब समझ रहे हो कितना कम टेम्परेचर, 0.00000001 केल्विन, कितना छोटा टेम्परेचर है, समझ रहे हो? इतना छोटा टेम्परेचर में पहुंचाना मुश्किल है। तो ये लोग डिफरेंट डाइल्यूट गैस को लेके ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट करते करते इन लोगों को हीलियम और सोडियम 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर में इसको मिला। 2001 में नोबेल प्राइज भी, तुरंत इसको नोबेल प्राइज भी मिल गया, जबकि सत्येंद्रनाथ बोस को नोबेल नहीं मिला था। जिसका थ्योरी है जो इस कह सकते हैं कि बोसॉन पार्टिकल का क्रिएट हुआ है सत्येंद्रनाथ बोस के दिमाग से, उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, पर उसके ऊपर जो काम किया है सब लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो दिस इज ए पिक्चर ऑफ नोबेल प्राइज। 2001 में इन तीनों को मिला नोबेल प्राइज। तो एक्चुअली काम क्या है, ऐसे हम लोग पूछेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट वही पार्टिकल दिखाएगा जो बोसॉन है। तो हम लोग को पता है फर्मियन, जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करता है, जो बोसॉन है, दोनों में अंतर है। फर्मियन हाफ स्पिन पार्टिकल होता है, बोसॉन इंटीजर स्पिन पार्टिकल होता है। बोसॉन सेम होगा बट इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब दोनों में अंतर नहीं कर सकते, और एक ही एनर्जी स्टेट में बहुत सारे बोसॉन रह सकता है, जबकि एक ही एनर्जी स्टेट में एक ही क्वांटम नंबर का एक ही फर्मियन रह सकता है। तो बोसॉन फर्मियन से अलग होता है। बोसॉन बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक्चुअली क्या है? A state of matter which is formed by cooling a
gas at extremely low density about 100,000 the density of normal air. पार्टिकल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, 10⁻⁻15 वॉल्यूम मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁴ नंबर ऑफ पार्टिकल। पर इसको करने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम करना होगा, इतना कम करना होगा कि इसका डेंसिटी गैस का डेंसिटी से एयर का डेंसिटी से 0.01% ऑफ अ जनरल गैस इसका नॉर्मल एयर से इतना कम हो जाएगा। ये सुपर लो टेम्परेचर मतलब 0.000001 केल्विन टेम्परेचर में पहुंचेंगे तो हम लोग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टिकल जिसका टोटल एनर्जी 3 होना चाहिए। 3 मतलब एक आर्बिट्ररी यूनिट, 3 जूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहले आइडेंटिकल मतलब सब पार्टिकल सेम होगा, पर दे आर डिस्टिंग्विशेबल मतलब हम अलग अलग उसको पहचान सकते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम है, 3 बॉल है, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड, तीनों देखने में सेम है पर अलग कर रहे हैं क्योंकि कलर अलग अलग है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो देखो ऐसे भी ये लोग रह सकते हैं ना, एक स्टेट में देखो ग्रीन, रेड और ब्लू एक साथ है। यस सर। 1 1 1 1 3 मतलब एनर्जी भी 3 हो गया। नहीं तो ऐसा है देखो जहां हम दे रहे हैं 2 और 1 2 1 3 और एक 0 मतलब इसका एनर्जी भी 3 है, इसका एनर्जी भी 3 है, पर देखो थोड़ा चेंज हो गया, रेड नीचे है, यहाँ ब्लू था ये ग्रीन हो गया, और ऊपर वाला ग्रीन था वो ब्लू हो गया, फिर हो गया रेड ग्रीन ब्लू। देखो सब यहाँ 6 स्टेट है पर सबका एनर्जी 3 है, पर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ग्रीन ब्लू रेड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ये स्टेट 3 में एक है, दोनों 0 में है, फिर ग्रीन दोनों 0, फिर ये ब्लू दोनों 0 नीचे, ऐसे हो सकता है। इसके बाद देखो अलग अलग स्टेट, अगर ये लोग डिस्टिंग्विशेबल होता, देखो डिस्टिंग्विशेबल होता तो रेड देखो तीनों एक, फिर ये जो 6 अलग अलग स्टेट ये 6 अलग होता कि सेम ही हो जाता? ये 6 अलग नहीं होता ना, देखो सब रेड है, अलग अलग नहीं कर सकते हो ना। पहले वाला स्टेट में देखो पहले है ग्रीन ग्रीन ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन रेड, रेड ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड ब्लू, अलग अलग हो रहा है ना, अलग अलग है कैसे में ये लोग अलग अलग है, अलग अलग और एनर्जी सेम है पर अलग अलग स्टेट है तो अभी इसमें देखो क्या है, सेम ही अलग अलग, पर सबको अगर हम रेड बना देंगे तो ये 6 स्टेट को तुम अलग कर पाओगे कि तुम सोचोगे ये एक ही स्टेट है? स्टेट सेम है सर, सेम है ना? सर एनर्जी। तो जब पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, सब लोग रेड कलर का है तो हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे, पर जैसे ही ये कलर चेंज हो गया देखो अलग अलग कलर का है मतलब ये डिस्टिंग्विशेबल है, हम पहचान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो ये 6 स्टेट हो गया। यस सर, यस सर। तो क्या हो रहा है कि नीचे भी हम लोग यही देखेंगे कि अगर स्टेट इनडिस्टिंग्विशेबल है तो अलग अलग स्टेट होगा, डिस्टिंग्विशेबल है तो अलग अलग स्टेट होगा। तो बोस-आइंस्टाइन इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है। तो बोसोन को अगर हम लोग इनडिस्टिंग्विशेबल कर देंगे तो क्लासिकल पार्टिकल जो अलग कर सकते हैं उसके साथ प्रोबेबिलिटी जो है बोसोन का अलग अलग हो जाता है। अभी इसको हम जा रहे हैं कि बोसोन अलग अलग हो सकता है, तो ऐसे एनर्जी स्टेट जैसे एनर्जी हम लो करेंगे तो एक ही स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल को हम ला सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा एक कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम ग्रुप में भी तुम लोग को डाल देंगे। यहाँ है पार्टिकल नंबर n इप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, 0 क्यों? ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी में बहुत सारे पार्टिकल को ले जाना है।
तो कैसे ग्राउंड स्टेट पार्टिकल n 1 माइनस टी बाई टी सी टू दी पावर 3/2, ये फॉर्मूला हम नोट्स डाल देंगे, उसमें पूरा कैलकुलेट किया हुआ है कैसे ये होगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और एनर्जी का फॉर्मूला को हम अगर n से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आ रहा है E इक्वल्स टू 0.770 n kBT T बाई टी। ये TC जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के एक लिमिट है। अगर 0 केल्विन में हम टेम्परेचर को ले जाएंगे तो प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इस कंडीशन में। तो अगर टीसी एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो सारे पार्टिकल टीसी के नीचे ले जाएंगे तो सारे पार्टिकल क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट में वो लोग आने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही T इक्वल्स टू 0 केल्विन कर देंगे तो सारे पार्टिकल एकदम नीचे लोएस्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अभी एक चीज तुम लोग सोचो, T इक्वल्स टू 0 हम लोग कर पाएंगे प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली T इक्वल्स टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नो सर, कांस्टेंट टेम्परेचर वो तो लेते हैं पर एक्चुअली नहीं होता है। T इक्वल्स टू 0 केल्विन नहीं होता है। कौन सा लॉ इसको कह रहा है? थर्मोडायनामिक का थर्ड लॉ। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि T से नीचे पर 0 से थोड़ा ऊपर में कितना पार्टिकल इसको लाएंगे। तो बोस गैस यही है कि TC जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके नीचे जैसे ही हम ले जाएंगे तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। और ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल था, प्रैक्टिकल करने में 70 साल लग गया, 70 इयर्स लग गया प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में पहुंचाने के लिए। पर जैसे ही हम लोग अभी कर सकते हैं कि सुपर कूल टेम्परेचर, टीसी से नीचे को हम लोग सुपर कूलिंग टेम्परेचर कहते हैं। सुपर कूलिंग टेम्परेचर में जैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे पार्टिकल चला जाएगा लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में, और ये बंच ऑफ एटम हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सुपर एटम। और ये सुपर एटम हो जाएगा एक साथ सारे प्रॉपर्टी दिखाएगा, मतलब सब लोगों का एक ही साथ, सबको एक साथ उठाएंगे, सब बैठेंगे, सब जाएंगे, मूव करेंगे, सब एक साथ करेगा। और प्रैक्टिकली क्या होगा, मान लो जैसे ही टीसी से नीचे जाएंगे 90% अगर पार्टिकल लोएस्ट स्टेट में चला जाएगा तो थियोरेटिकली तो 100% है, पर प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि लगभग सब पार्टिकली लोएस्ट स्टेट में चला जाएगा। और तब जो सिचुएशन अराइज होगा उसको ही कहते हैं आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडीशन। अभी इस कंडीशन में पहुंचने के बाद जो बोस पार्टिकल होता है एक क्विक इंटरेक्शन दिखाते हैं। तो इतना डिटेल्स अभी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे होगा जितना नॉन आइडियल बोर्स गैस है वो सब लोगों का मोमेंटम लगभग 0 हो जाएगा और वो लोग आ जाएगा नीचे स्टेट में। नीचे स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में। अभी जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्या होगा इसका एडवांटेज, अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसन स्टेट में किसी एटम पहुंच जाएगा तो उसका फ्रिक्शन हो जाएगा 0, फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो एटम के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन क्या करता है, एटम का फ्लो को रोक देता है। इसलिए किसी भी चीज में, जैसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट अगर चलाना पड़ता है कुछ दिन बाद उसमें दिक्कत होता है, तब हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते, मोबिल, ऑयल, ये सब यूज करते ना। जैसे तुम लोग साइकिल या मोटर देखते हो कुछ दिन बाद ही थोड़ा, जैसे रेनी सीजन के बाद खटाखट खटाखट आवाज आता है तो हम लोग उसमें लुब्रिकेंट डाल देते हैं तो स्मूथ हो जाता है। पर किसी भी लुब्रिकेंट में थोड़ा रेजिस्टेंस रह जाता है। अगर हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडीशन में जाके कुछ बनाएंगे
तो ऐसे लुब्रिकेंट बन जाएगा जिसका फ्रिक्शन ही रह जाएगा, बहुत बढ़िया टाइप का वो लुब्रिकेंट बन जाएगा। फिर देखो ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट डाइवर्जेंट होता है, थोड़ा सा दूर जाके लाइट बिछड़ जाता है, इनकोहेरेंट बहुत स्मॉल वेव होता है और एनर्जी भी इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आजकल हम लोग लेजर लाइट यूज करते हैं। लेजर लाइट में डिफ्रैक्शन डायरेक्शनल होता है, बहुत दूर 5-10 किलोमीटर या यहाँ से मून तक भी लेजर लाइट पहुंच जाता है। कोहेरेंट होता है, एनर्जी इसका बहुत ज्यादा होता है। लेजर लाइट से भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा कोहेरेंट, बहुत ज्यादा डायरेक्शनल अगर लाइट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तुम लोग जानते हो कि ऑर्डिनरी लाइट से बहुत ज्यादा आसान है लेजर लाइट का से काम करना। क्यों? लेजर लाइट का एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी कपड़ा जब हम लोग काटेंगे, अगर तुम कैंची से कपड़ा काटोगे तो उसमें रुआ निकल जाता है, पर लेजर लाइट में कटोगे तो एकदम पूरा फ्रेश कटिंग हो जाता है, कुछ भी साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आजकल आंख का ऑपरेशन भी हो रहा है लेजर लाइट से। ऐसे भी सॉफ्ट टिश्यू वाला जो दांत, हम लोग क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत क्या करता है, उखड़ देता है तो उसमें बहुत ब्लड निकलता है ना। तो जो टिश्यू वाला दांत होता है आजकल लेजर लाइट से ऑपरेशन हो रहा है और उसमें ब्लड नहीं निकल रहा है। तो लेजर लाइट आने के बाद बहुत ही आसान हो गया है ऑपरेशन, सब कुछ। कटिंग, डायमंड कटिंग भी लेजर लाइट से हो रहा है। अगर लेजर से भी बहुत तेज कुछ लाइट हम लोग को रेडी करना है तो वो एकमात्र कर सकते हैं बीई कंडेंसेट। बीई कंडेंसेट लेजर से भी एनर्जी ज्यादा है, तो लेजर से भी बहुत अच्छा कुछ लाइट अगर हम लोगों को बनाना है तो कौन बना सकता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड का सबसे ऑर्डर होता है स्टेट, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम है। उससे भी अगर कुछ कम एनर्जी लेवल है तो वो है कौन? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का एनर्जी सॉलिड से भी कम होता है, इसलिए ये मोर ऑर्डर स्टेट में होता है। मोर ऑर्डर स्टेट में अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छा ढंग से एनर्जी को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, जो लेजर लाइट से भी अच्छा लाइट बना सकते हैं हम। देखो ऑर्डिनरी गैस, ऑर्डिनरी गैस क्या होता है? डाइवर्जेंट। देखो फिगर में ही दिखा रहा है ना, ये लोग कैसे हो सकता है? एटम मूव रैंडमली, इनकोहेरेंट, डाइवर्जेंट। पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में देखो एक ही वेवलेंथ का है, एक ही से वेवलेंथ का है, डिफरेंट वेवलेंथ का है, इसलिए अलग अलग होता है। अगर अलग अलग वेवलेंथ है तो इनकोहेरेंट, डाइवर्जेंट होगा। यहाँ कितना सुंदर डायरेक्शनल होगा, कोहेरेंट होगा, लेजर से भी अच्छा होगा। तो किसी भी स्टेट में अगर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाना होगा तो पहले हमको टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर को निकालना होगा। जैसे ही एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम में अगर अभी तक हम लोग सिर्फ 8% पार्टिकल को कंडेंसेट कर सके हैं, आगे जाके रिसर्च और भी ज्यादा होगा तो ये टीसी टेम्परेचर जितना कम होगा उतना अच्छा और कम वॉल्यूम में ज्यादा मटेरियल आएगा, उसको हम ज्यादा परसेंटेज ऑफ कंडेंसेट कर सकेंगे। जैसा 8% अभी तक हुआ है ना, इसको अगर हम लोग और भी ज्यादा कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। ये जो 8% है इसको अगर 18%, 28%, 50% करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग बोस सिस्टम हम लोग बना सकेंगे और बहुत ही अच्छा इसका एप्लीकेशन हो सकता है। बोस-आइंस्टाइन में देखो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकली सिस्टम हम लोग जनरेट किए हैं कि 1 मिलीमीटर रेंज में इतना सुंदर हम लोग एक पार्टिकल, क्या कह सकते हैं, पार्टिकल इसको नहीं कह सकते हम, एक स्टेट ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि जो बोस-आइंस्टाइन स्टेट है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा देखो 0 टेम्परेचर से ज्यादा पर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। ऐसे ही सोडियम में MIT, तुम लोग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम सुने होंगे यूएसए में, उसका एक ग्रुप 1995 में सोडियम के ऊपर भी 10⁶ पार्टिकल का BEC कितना, देखो कितना कम टेम्परेचर, देखो 1 माइक्रोकूलम, 0.00001 केल्विन, इससे भी 10 गुना कम कर देंगे तो एकदम हमको आइडियल मिल जाएगा। ठीक है,
तो बोस कंडेंसेट क्या है देखो, हाई टेम्परेचर T में थर्मल वेलोसिटी V, डेंसिटी जैसे एक बिलियर्ड बॉल है, इसके बाद उसको और थोड़ा लो टेम्परेचर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल से वेव हो जाएगा, डिफरेंट वेव पार्टिकल हो जाएगा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के नेचर में है। इसको हम लोग कहते हैं वेव पैकेट। तुम लोग अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये लैम्डा डीबी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाता है उस रेंज में आ जाएगा, तो ये क्वांटम नेचर दिखाते हैं। फिर उसको अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर में ले जाएंगे, इसको थोड़ा देखो इंपॉर्टेंस दो इसको, क्रिटिकल टेम्परेचर में अगर हम लोग ले जाएंगे इसको तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा मतलब देखो एक पार्टिकल है जिसका वेवलेंथ देखो बोस आइंस्टाइन का है, पर उसके साथ दूसरा भी 2-3 है, 1 2 3 4 5 और भी है जिसका वेवलेंथ थोड़ा अलग है। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स स्टेट, मतलब इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हो गया और दूसरा भी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का पार्टिकल भी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको कहते हैं मैटर वेव ओवरलैप, मतलब मिक्स स्टेट। और उसके बाद अगर T = 0 जो अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, 0.00001 केल्विन तक हम लोग पहुंच गए हैं, अगर हम लोग 0 केल्विन में पहुंच जाएंगे तो प्योर बोस कंडेंसेट स्टेट, एक ही वेवलेंथ का जितना एटम रहेगा सबका वेवलेंथ सेम हो जाएगा। जैसे ही सबका वेवलेंथ सेम हो जाएगा तो इसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बोल देंगे। अभी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट को स्टडी करके क्या लाभ मिलेगा हम लोगों का, एक है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स को तुमको समझना है तो अभी तक हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर ही स्टडी किए हैं। उससे भी नीचे जाएंगे तो सारे एटम कैसे कोहेरेंट होता है, कैसे एक साथ रहता है, कैसे मैटर और वेव दोनों ओवरलैप हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट कभी मैटर होता है, कभी पार्टिकल होता है, कभी वेव होता है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे एक ही साथ। अभी तक हम लोग लाइट का कुछ नहीं दिखे है ना, कि आइदर लाइट का हम लोग पार्टिकल नेचर देखते हैं या वेव नेचर देखते हैं। तो दोनों में अगर रिलेशन संबंध स्थापन करना है तो हमको स्टडी करना है बोस आइंस्टाइन स्टेट। कंडेंस मैटर फिजिक्स में सुपर फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइडिटी मतलब पहले हम कहे ना कि लुब्रिकेंट में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, जैसे बोस आइंस्टाइन स्टेट में हम लोग चले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं सुपर फ्लूइड, जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा। क्वांटम गैसेस और मेसोस्कोपिक फिजिक्स स्टडी, कोल्ड केमिस्ट्री, एटॉम डिपोजिशन, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे पार्टिकल के ऊपर कुछ लेयर देना पड़ता है, इसको एटॉम डिपोजिशन कहते हैं। तो एक ही टाइप का एटॉम का अगर हम लोग लेयर बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसको एचिंग कहता है। तो एचिंग बनाने के लिए अच्छे मटेरियल जरूरी होता है, सेम नेचर एटॉम का। तो जब तक हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में पहुंचेंगे तभी हम ये कर सकते हैं। और एक चीज देखो, लाइट, लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में कितना होता है, लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में कितना होता है, 3 × 10⁻⁷। 3 × 10⁸ ठीक है ना, 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अभी सोडियम का अगर हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में पहुंच जाते हैं, अभी के आज के दिन में जितना कर सके, अगर 8% सोडियम को हम लोग ले जाते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में तो ये हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको हम लोग कैसे कर दिए, 17 मीटर पर सेकेंड। और मतलब लाइट का वेलोसिटी अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या डाइल्यूट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डाइल्यूट गैस के बीच, जब गैस मतलब एक गैस का तुम बनाओ, एक वॉल्यूम में तुम गैस रखे हो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीसी स्टेट में है, उसके बीच अगर लाइट को तुम पास कराओगे तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से लाइट का वेलोसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं।
ये अगर प्रैक्टिकल हो जाएगा तो बहुत बड़ा ये एप्लीकेशन है। इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन, जैसा आज के दिन में अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन करते हैं ना, जैसे फोन में तुम बात कर रहे हो या इंटरनेट में जो हम कह रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह में हम लोग भेजते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बदले में हम लोग लाइट को एक जगह से दूसरे जगह में भेजने में सफल हो जाएंगे फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी में कम्युनिकेशन होगा, एक बड़ा सिनेमा डाउनलोड हो जाएगा 1 सेकंड में। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब क्वांटम कंप्यूटर हम लोग बना लेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में क्यों हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, 2001 के बाद ही क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च में बहुत सक्सेस मिल गया, क्योंकि बीईसी जैसे ही 2001 में वो साबित हो गया कि बीईसी स्टेट हम लोग बना सकते हैं। बीईसी स्टेट में अगर एटम को हम लोग ले जाएंगे तो क्वांटम कंप्यूटर भी अच्छे, बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मटेरियल रहेगा, तो छोटा सा जगह में हम लोग बहुत सारे सर्किट बना सकते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर। और आज के दिन में क्वांटम कंप्यूटर अभी कोई फ्यूचर रिसर्च नहीं रह गया, वो वास्तव में होना स्टार्ट हो गया। और अभी देखो परसों या उसके पहले एक रिसर्च आया है कि अगर सुपर कंप्यूटर, बहुत पावरफुल कंप्यूटर, हम लोग के पास सुपर कंप्यूटर नहीं रहते, हम लोग के पास जो कंप्यूटर है जनरल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपया होता है। तो एक सुपर कंप्यूटर एक कैलकुलेशन जो 137 साल में करता, 137 ईयर लग जाता सुपर कंप्यूटर के लिए करने में, वो एक दिन में कर दिया है क्वांटम कंप्यूटर। तो समझ रहे हो क्वांटम कंप्यूटर का कितना तेजी से काम करता है। और ये क्वांटम कंप्यूटर तभी पॉसिबल हुआ है बीईसी ऑफ डाइल्यूट गैस का स्टेट हम लोग जब रेडी कर लिए। तो इसमें एक जो अभी देखो सबसे मजेदार चीज जो है कि सबसे मजेदार यही चीज है कि जो सब कुछ हम लोग अभी पढ़े ना, इसके बारे में रिसर्च शुरू बोलो कुछ भी बोलो, जो रिसर्च हो रहा है ना, सारे चीज कौन स्टार्ट किया है, एक मिनट, तो सारे जो रिसर्च स्टार्ट हुआ है उसके किसके ऊपर स्टार्ट हुआ था। देखो नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, देखो बीईसी में तीनों लोगों को 1964 में बीईसी ऑफ फोटॉन्स मतलब लेजर लाइट, एक्चुअली ये भी एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट ही है, तीनों लोगों को मिला है नोबेल प्राइज 1964 में। फिर 1962 में लैंडवर, इसका नाम तुम जाने हो तुम लोग, ये लोग सुपर फ्लूइड बनाया था। फिर कपिस्टा नोबेल, इसको भी मिला है 1978 में बीईसी। और फिर हम जो बताए 2001 में 3 लोगों को, तो कितना लोगों को मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है किसके ऊपर काम करने में, बताओ। बीईसी पर सर, बीईसी के ऊपर जी सर। और ये बीईसी का कंसेप्ट किसने दिया था, बोस और आइंस्टाइन ने सर। बोस और आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला है। तो इसमें कौन बच गया, सिर्फ 10 लोग इसमें इन्वॉल्व है। जिसमें शुरू हुआ था दोनों लोगों से, एक है बोस और दूसरा है आइंस्टाइन। सिर्फ बोस को ही नहीं मिला है। तो इसमें यही है कि
जितना लोग है सिर्फ एस.एन. बोस कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इसके ऊपर बाकी 9 लोगों को, एक ही टॉपिक है अभी जिसके ऊपर 9 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। और सबसे गर्व के विषय एक है कि एस.एन. बोस इंडिया का है, एक है कोलकाता का सर। हाँ बोलो। वो भी कोलकाता का ही है, यहीं पर नजदीक में। हाँ कोलकाता का है, और वो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, फिर कलकत्ता में आया था, और सारे काम उनका जो है इंडिया में ही था। ये नहीं कि बाहर में गया था, थियोरेटिकल काम किया था। पर तब एक प्रॉब्लम था कि इंडिया एज ए नया स्टेट 1924 में कंसेप्ट दिया था, और तब क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो वो लोग इंडियन साइंटिस्ट का नाम नहीं भेजता था। एक्चुअली जिस देश को नोबेल प्राइज, जहां साइंटिस्ट है उस देश को भेजना पड़ता है नाम, तो यहाँ से ब्रिटिश रूल में कभी ये लोग नहीं भेजा था। पर एक चीज है, देखो नोबेल प्राइज किसको मिला है लोग भूल जाता है, पर ये नाम जब तक रहेगा ना, ये नाम जब तक रहेगा बोसन, तब तक इसके ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है कि नाम उनके नाम से ही दिया गया था। तो इसके चलते हुए जब तक बोसन पार्टिकल रहेगा लोग एस.एन. बोस को याद रखेगा। यस यस सर। तो इसके बाद देखो, तो ये हम बता रहे थे ना कि ये है, ये टेम्परेचर, ये कैलकुलेशन जो है ये हम भेज देंगे तुम लोगों को। ये टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। टीसी से नीचे, 0 से ऊपर अभी हम लोग पहुंच सके हैं। तो जितना भी पार्टिकल हम लोगों को मिल रहा है ना, तो टीसी के नीचे और टीसी के नीचे पर 0 केल्विन से ज्यादा इस सिचुएशन में 0 केल्विन से ऊपर, थोड़ा ऊपर, और टीसी से नीचे, यहाँ हम लोगों को सारे पार्टिकल मिल रहा है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में दिखा सकते हैं। फ्यूचर में अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऐसे पार्टिकल हम लोगों को मिल जाता है तो मेन एप्लीकेशन होगा, एक होगा लेजर से भी ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत अच्छा हम लोगों को एक एनर्जी मिल जाएगा जिसको कहते हैं एटॉम लेजर। एटॉम लेजर आ जाएगा, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन, मेडिकल यूजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंडस्ट्री में भी कटिंग, जैसे डायमंड कटिंग, क्लॉथ कटिंग, ये सब में बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हम लोग बना सकेंगे इससे। और दूसरा है सुपर फ्लूइड, जितना अच्छा सुपर फ्लूइड हो जाएगा उतना अच्छा लुब्रिकेंट हम लोग बना सकेंगे। अच्छे लुब्रिकेंट कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में, मशीनरी में यूज होता है। जैसे ऑयल अच्छा लुब्रिकेंट हो जाएगा, जैसा 1 लीटर में अगर 20 किलोमीटर जा रहा है तो 25 किलोमीटर जा सकेंगे। जितना अच्छा लुब्रिकेंट होगा उतना अच्छा ऑयल या मशीनरी रन करेगा, उसमें एनर्जी लॉस कम हो जाएगा, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो अगर एनवायरमेंट को भी सेव करना है तो जल्दी से जल्दी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट वाले लुब्रिकेंट हम लोगों को मार्केट रेडी करना होगा। लेजर कूलिंग ये भी हो सकता है, और ट्रैपिंग, इवापोरेटिंग कूलिंग, ये सब हम डाल देंगे तुम लोगों के लिए थोड़ा इसमें। तो बोस आइंस्टाइन स्टेट लिक्विड हीलियम में अभी हम लोग कर सके हैं, फिर भी कितना 8%, इसको याद रखना, 8% पार्टिकल को ही सिर्फ हम लोग नीचे ले जा सके हैं। देखो ये ऑप्टिकल लैटिस है, पीईसी ऑन ए चिप। देखो एक छोटा सा 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, मतलब कितना छोटा जगह में एक चिप बना देंगे, तो एक लैपटॉप का साइज कितना छोटा हो जाएगा अगर ये सचमुच हम लोग बनाएंगे। ठीक है, किसी ने लिए हो स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ओके सर, ओके लिया। ठीक है, आज इतना ही। फिर हम सोच रहे हैं कि सैटरडे तुम लोग का एक क्लास लेंगे, बट ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नहीं, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम वाला क्लास लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर एक और कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर जो डाइल्यूट गैस अल्कली मेटल वाले में उनको सक्सेस मिला था सर, तो जो डाइल्यूट गैस वाला था ना, अल्कली मेटल लिए थे, सोडियम, हीलियम, ये सबको कंसीडर करके बोस आइंस्टाइन, तो इसमें जो टेम्परेचर बताया सर 2 to 3 केल्विन सर, या डिग्री सेल्सियस सर? केल्विन है, केल्विन, डिग्री नहीं। डिग्री मतलब 275 केल्विन हो जाएगा, 2-3 केल्विन।
जी जी सर। जैसा थियोरेटिकली होना है 0 केल्विन जी, और उसके नीचे भी हम लोग बना लिए हैं पॉइंट 0 Yes, sir. है कि व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये क्यों इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल ये क्या है